अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पर खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल अब्दुल्ला की एपिसोड नंबर 7। घर वापसी पर जब मैंने मामा और पापा को अपना और ज़हरा का फैसला सुनाया तो कुछ देर के लिए तो वो दोनों ही जैसे दंग रह गए। फिर पहले पापा ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। हमें तुम पर फख्र है साहिर बेटा, और हम जानते हैं कि तुम एक ना एक दिन उसकी रूह को भी फतह कर लोगे। गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ, शायद मैं कभी ज़हरा की रूह को भी जीत ही लूंगा, लेकिन इन दिनों खुद मेरी अपनी रूह जिस अजाब से गुजर रही थी, मैं उसका भला क्या दरमा करता। मुझे लगता था कि मैं अपनी आधी रूह कहीं और छोड़ आया हूं। आखिरकार उस रात मेरे ज़ब्त के सारे पैमाने छलक पड़े और मैं आधी रात को कमरे में ही सजदे में गिरकर बिलक उठा। या मेरे रब मुझे इस उलझन से निकाल दे। अगर मेरा मुकद्दर दुनिया है तो मुझे मुकम्मल दुनिया का कर दे, और अगर मेरा मुकद्दर तेरी नौकरी है फिर मुझे पूरा कबूल कर ले। यूं मेरी रूह के कोमल रेशों को तकसीम ना कर। मैं तेरा बहुत नाजुक, बहुत कमजोर बंदा हूं। मुझ पर इस दोराहे का इतना वजन न डाल। मेरी मुश्किल को आसान फरमा। न जाने कितनी देर तक मैं हिचकियां ले लेकर रोता रहा, तो फिर मुझे कब नींद आई मुझे खबर नहीं हुई। लेकिन उस रात मेरे माँ बाप सो ना सके। जाने रात के किस पहर पापा की आंख खुली और मेरी हिचकियों की आवाज ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जो किया। फिर कब वो मामा को भी जगाकर मेरे कमरे से बाहर आकर खड़े हुए। अलबत्ता उन्होंने उस वक्त मेरे और मेरे खुदा के राब्ते के दरमियान मुखल होना मुनासिब नहीं समझा। सुबह जब मैं नाश्ते की मेज पर आया तो उन दोनों के चेहरे भी आंसुओं से धुले हुए महसूस हुए। आखिरकार मामा ने मेरा माथा चूमकर मेरी हर कश्मकश का फैसला कर दिया। मुझे रुखसत करते वक्त उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, साहिर, काश मेरे कई बेटे होते और सब तुम्हारे जैसे होते। अब हम भी तुम्हारे इस सच के सफर में तुम्हारे साथ हैं। जहां कहीं मुस्तकिल ठिकाना बनाओ हमें भी बता देना, हम भी वहीं आ बसेंगे। मेरी जुबान से बेइख्तियार निकला, हाँ, लेकिन ज़हरा को अपने साथ लेकर आइएगा। वो दोनों हंस पड़े। इस बार मामा और पापा खुद अपनी गाड़ी में मुझे दरगाह छोड़ने के लिए आए और फिर बहुत देर तक मुझे अपनी सीने से लगाकर खड़े रहे। जब मैं आखिरी सीढ़ी चढ़कर दरगाह के सहन में पहुंचा तो वहां का मंजर ही कुछ और था। सभी किसी जल्दी में नजर आ रहे थे, जैसे किसी लंबे सफर की तैयारी में हूं। मैंने करीब से गुजरने वाले एक जाहिर से अहवाल पूछा तो उसका जवाब सुनकर मुझे अपनी डोलती नैया डूबती हुई महसूस हुई। सुल्तान बाबा दरगाह का इंतजाम किसी नए खिदमतगार के सपुर्द करके खुद किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं। अब्दुल्ला ने बताया था कि नए अब्दुल्ला की तकर्री के बाद वो लोग निकल जाएंगे, पर जाहिर की इतला के मुताबिक नए अब्दुल्ला की तकर्री हो चुकी थी। मैंने मायूस होकर वापसी के लिए कदम उठाए ही थे कि अचानक एक आवाज ने मेरा रास्ता रोक लिया। कहाँ चल दिए मियां, अभी तो ठीक तरह से आए भी नहीं। मैं पलटा, वो सुल्तान बाबा ही थे। अब्दुल्ला भी उनके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। शायद मुझे बहुत देर हो गई है, आपको आपका खादिम मिल गया है। सुल्तान बाबा ने मेरे कांधे पर हाथ रखा। मियां जिनकी तरक्की हो गई हो उन्हें हम दोबारा दरगाह की खिदमत पर नहीं लगाते। तुम हमारे साथ चल रहे हो। खुशी और हैरत के मारे मेरी तो आवाज ही गुम हो गई। लेकिन मेरी तरक्की, मेरा मतलब है कि ये अब्दुल्ला, मेरी हालत पर सभी मुस्कुरा दिए। अब्दुल्ला मियां अब हमारे साथ नहीं जा रहे।
उन्हें हमने किसी और जगह की खिदमत के लिए भेजना है। साहिर, तुम हमारे साथ चल रहे हो, बोलो क्या इरादा है? ज़ही नसीम, लेकिन दरगाह की खिदमत के लिए भी तो किसी को यहाँ रहना था, वो कहाँ है? दफातन अब्दुल्ला के पीछे से नुमान का चेहरा उभरा। हाँ, वही खलंडर सा मोटरसाइकिल सवार नुमान। वो तेजी से बढ़कर मेरे गले लग गया। मैं यहाँ रहूंगा, आप बेफिक्र होकर जाएं। सुल्तान बाबा ने कागज की एक चिट मेरे हाथ में थमाई और पलट कर जाते हुए बोले, इस नौजवान को इसके नए नाम से आगाह करके चले आओ। हमें शाम ढलने से पहले बहुत लंबा सफर तय करना है। मैंने कांपते हुए हाथों से कागज खोला। कागज पर नया नाम जगमगा रहा था, अब्दुल्ला। मैं नुमान से मिलकर और उसे सारी तफसील समझाकर सुल्तान बाबा के पीछे चल पड़ा। मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू हो चुका था और हमारी मंजिल कहाँ थी, ये सिर्फ सुल्तान बाबा ही जानते थे। मैंने डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में दूर साहिल पर खड़े होकर दरगाह की जानिब पलट कर देखा। एक नया अब्दुल्ला दरगाह के मुंडेर पर खड़ा हमें अलविदा कह रहा था। मैंने धीरे से हाथ उठाया और मेरे दिल ने कहा अलविदा। हमें सफर करते 3 दिन हो चुके थे। जाने ये कैसा सफर था जिसके राहबर ने कुछ कहा, न पैरोकार ही ने कुछ पूछने की जिसारत की। मैं सुल्तान बाबा के नक्शे कदम पर चलता उनके पीछे पीछे रवाना था। साहली पट्टी खत्म हुई तो सुल्तान बाबा ने मरकजी शाहराह से पहली बस ले ली। दूसरे दिन बस ने हमें एक वीरान रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया, जहां से रात की वाहिद पैसेंजर ट्रेन पकड़कर हम पहाड़ों से गिरी एक वादी के छोटे से स्टेशन पर अगली रात तक आ पहुंचे थे। रात सुल्तान बाबा ने वहीं स्टेशन पर ही बसर की और फिर फजर की नमाज पढ़ते ही हम दोबारा पैदल ही करीबी कस्बे को जाते मरकजी सड़क पर चल पड़े। उस वक्त सूरज ठीक हमारे सरों पर 30 कोनों की बर्छियां चबो रहा था। मैंने पूरे सफर में सुल्तान बाबा को बिला जरूरत बोलते नहीं देखा था। पूरा रास्ता वो चुप ही साधे रहे, लेकिन उनकी खामोशी में भी एक तरह की गुफ्तगू थी। जब कभी मुझे थकन का एहसास होता या मेरे मन में कोई सवाल उभरता, उसी लम्हे पलटकर मुस्कुराती नजरों से मेरी जानिब देख लेते और मेरे हर सवाल को जैसे एक जवाब सा मिल जाता और थकन जाने कहां उड़ जाती। कितनी अजीब बात थी, कुछ लोगों की खामोशी भी बोलती है और कुछ लोग बोलकर भी गूंगे रहते हैं। शाम तक आसमान को काली घटाओं ने पूरी तरह ढक लिया और फिर मगरिब से जरा पहले शदीद और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इन पहाड़ी इलाकों की बारिश के बारे में सुना तो बहुत था, पल भर ही में सब जलथल कर देती है, लेकिन तजर्बा आज पहली बार हो रहा था। कुछ ही देर में एक छोटी सी आबादी के आसार दिखाई देना शुरू हुए और कस्बे की पहली सड़क पर मुड़ते ही एक छोटे से पहाड़ी टीले पर बनी हुई खस्ता हाल मस्जिद के गुंबद नजर आने लगे। मैं और सुल्तान बाबा पूरी तरह भीग चुके थे और जब हम मस्जिद की कच्ची ईंटों से बने हुए सहन में दाखिल हुए तो मौज़िन मगरिब की अजान के लिए खड़ा हो चुका था। अजान खत्म करते ही वो वालिहाना अंदाज में कुछ इस तरह सुल्तान बाबा की जानिब बढ़ा जैसे उसकी उनसे बरसों से जान पहचान हो। सुल्तान बाबा ने मेरा तारुफ अब्दुल्ला के नाम से करवाया। कुछ ही देर में मस्जिद में करीबन दर्जन भर नमाजी जमा हो गए और सुल्तान बाबा ही की मैयत में जमात अदा की गई। नमाज के बाद मौज़िन के सिवा तमाम नमाजी एक एक करके रुखसत हो गए। मौज़िन का नाम रशीद था, जिसने नमाजियों के जाने के बाद जल्दी से हम दोनों को गरम गरम कहवा पेश किया। मैंने अभी कहवे का पहला घूंट ही लिया था कि सुल्तान बाबा का सवाल सुनकर मेरे हाथ से प्याला करीबन छूट ही गया। फांसी कब है? वो रशीद से मुखातिब थे। रशीद ने इसी तरह सर झुकाए जवाब दिया,
परसों सुबह 4:30 बजे। सुल्तान बाबा ने लंबा सा हंकारा भरा। गोया हमारे पास 48 घंटे से भी कम है। चलो खैर, जो अल्लाह को मंजूर। मैं हैरत से सुल्तान बाबा और रशीद को देख रहा था। ये किस फांसी का जिक्र हो रहा था और 48 घंटों में ऐसा क्या होने वाला था? बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को कोई सवाल करने से रोका। कुछ ही देर में मस्जिद के बाहर एक सरकारी जीप आकर रुकी और फिर अंधेरे में उसकी चमकती लाइट्स की रोशनी में पानी से शराबूर कीचड़ में छप छप करते बड़ी बड़ी खाकी बरसातियों में मलबूस चंद सरकारी एहलकार उतरे। उनमें से एक बारोब और उम्र रसीदा शख्स जो इन सबका ऑफिसर था, छतरी के साए तले तेजी से चलता हुआ मस्जिद के अहाते में दाखिल हो गया। उसके सर पर छतरी ताने हुए एक एहलकार तकरीबन दौड़ता हुआ अपने अफसर को पानी की रेलों से बचाने के लिए साथ साथ चला आ रहा था। रशीद ने जल्दी से उठकर अफसर का इस्तकबाल किया। आइए आइए जेलर साहब, सुल्तान बाबा आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले का नाम इकबाल था और पता ये चला कि वो इस कस्बे की मरकजी जेल का सुपरिटेंडेंट है। वो सुल्तान बाबा से पहले मर्तबा मिल रहा था, लेकिन उसके अंदाज़ो अतवार में भी पुराने शनासाओं जैसा एहतराम था। अलबत्ता उसके चेहरे से परेशानी के आसार झलक रहे थे। इब्तदाई अलैग सलैग के बाद जब रशीद ने जेलर इकबाल को भी कहवे का प्याला पेश कर दिया तो सुल्तान बाबा ने हतमी सवाल कर डाला। हाँ भाई जेलर साहब, हम तो हाजिर हो गए हैं आपके बुलावे पर। अब फरमाइए क्या हुक्म है? मैंने हैरत से सुल्तान बाबा की तरफ देखा तो गोया 3 दिन के इस लंबे सफर का मकसद इस जेलर का बुलावा था। इकबाल ने आजाना अंदाज में जवाब दिया, आप इतनी दूर से सिर्फ मेरे बुलावे पर यहां तक आए हैं। यकीन जानिए ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। दरअसल परेशानी ही कुछ ऐसी थी कि आपको तकलीफ देना पड़ी। आपको रशीद ने तो बताया होगा कि परसों सुबह मेरी जेल में एक फांसी की तैयारी है। एक ऐसे जेलर की हैसियत से जो तकरीबन 25 साल की सर्विस मुकम्मल कर चुका हो, ये फांसी एक मामूल की बात होनी चाहिए। लेकिन आपको ये सुनकर शायद हैरत हो कि मेरी किसी भी बड़ी सेंट्रल जेल में ये दूसरी तैनाती है। इससे पहले तकरीबन 2 साल तक सिंध की एक बड़ी जेल में रह चुका हूं। लेकिन आप इसे कुदरत की मेहरबानी कहें या मुकद्दर का सितम कि मैंने अपनी पूरी सर्विस में कभी कोई फांसी नहीं भुगताई। और परसों दी जाने वाली फांसी न सिर्फ मेरी सर्विस बल्कि मेरी जिंदगी की भी पहली फांसी है। हम तीनों ने चौंक कर जेलर की जानिब देखा जो सर झुकाए अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी उलझन बयान कर रहा था। इकबाल ने हमें बताया कि रहीमपुर के जिस कस्बे में इस वक्त हम सब मौजूद थे वहीं मुल्क की सबसे बड़ी और शायद सबसे पुरानी मरकजी जेल भी वाक़या थी, जिसमें मुल्क भर से संगीन तरीन जराइम के कैदी भेजे जाते थे, जिनमें ज्यादातर सजाए मौत ही के कैदी होते। इस जेल के पहाड़ों में गिरे महल्ले वकूअ और शदीद सख्त और कड़े पहरे की वजह से उसे दूसरे काले पानी के नाम से भी पुकारा जाता था। सुना था कि अंग्रेज के जमाने से लेकर अब तक यहां से सिर्फ 2 मरतबा ही कैदियों ने नकब लगाकर भागने की कोशिश की। वो दोनों मरतबा ही 3 और 5 के 2 कैदी गिरोह जेल की फसील तक पहुंचने से पहले ही ऊंची बुर्जी पर खड़े जेल के मुहाफिजों की गोलियों का शिकार होकर मारे गए। उसके बाद आज तक किसी कैदी को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो इस काले पानी की कैद से फरार का सोच भी सके। इकबाल जेलर की सर्विस का यह आखिरी साल था और रहीमपुर की जेल में उसकी तैनाती को अभी मुश्किल 1.5 माह का अरसा ही हुआ था। लेकिन हाजिरी के फौरन बाद उसे जिस सरकारी हुक्म का पहला परवाना मौसूल हुआ वो उसी सिकंदर नामी कैदी की फांसी थी। बकौल जेलर उसी दिन से उसकी नींदें हराम हो चुकी थीं। पहले पहल तो उसने खुद को यह कहकर तसल्ली दे दी थी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल भी सीनियर और तजर्बाकार ऑफिसर है, लिहाजा उसकी मौजूदगी में फांसी किसी न किसी तरह निपटा ही दी जाएगी।
लेकिन शोमई किस्मत, डिप्टी के दामाद और बेटी का साहिवाल में खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और डिप्टी को 4 दिन पहले ही इंतहाई उजलत में छुट्टी लेकर जाना पड़ गया और फिलहाल अगले 15 दिन तक उसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं था। जेलर की दूसरी उम्मीद जेल का सरकारी डॉक्टर था, जिसे इस फांसी के तमाम अमल में और तमाम तैयारियों और इंतजामात में जेलर की मुआवनत भी करनी थी। लेकिन जेलर के ये सुनकर तो होश उड़ गए कि डॉक्टर ने अभी 2 साल पहले अपना हाफ जॉब मुकम्मल किया है और किसी भी जेल में ये उसकी पहली तैनाती है। डॉक्टर के तो पहले ही ये सोचकर हाथ पांव फूले हुए थे कि एक जिंदा इंसान को उसकी नजरों के सामने चलाकर लाया जाएगा और फिर उसकी सांसें सलब कर ली जाएंगी। बकौल नौजवान डॉक्टर किसी मरीज को अपने सामने दम तोड़ता देखने में और एक इंसान को फांसी पर लटकता देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये सब कुछ बताते हुए भी इकबाल के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थीं। उसकी परेशानी भी अपनी जगह बचा थी, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जेल का सुप्रीडेंट होने के नाते उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती थी। और अगर इस सारे फांसी के अमल में कोई भी कानूनी या अखलाकी सकम बाकी रह जाता, उसकी तमाम तर जवाबदेही उसी को करना थी। सुल्तान बाबा ने बहुत गौर से जेलर की बात सुनी और फिर हल्के से खनकार कर गोया हुए, वाकई ये तो बड़ी परेशानी की बात है। तो फिर आपने इस मुश्किल का क्या हल निकाला? वैसे आप तो खुद काफी तजर्बाकार हैं। आप ये जानते होंगे कि जेल का जलाद ऐसे मौकों पर काफी करामत साबित होता है। क्या आपने जलाद से कोई मदद नहीं ली? कभी कभी अनपढ़ होते हुए भी वो बहुत सी ऐसी बारीक तकनीकी तफसीलात जानता है जो किसी भी बड़े अफसर के लिए इंतहाई करामत साबित हो सकती हैं। बाल ने बेचैनी से हाथ मले। आपको क्या बताऊं, जलाद की पोस्ट पिछले 8 महीने से खाली है। पुराना जलाद रिटायर हुआ तो हस्बे मामूल जलाद की तैनाती के लिए हुकाम वाला से इजाजत लेकर अखबारात में इश्तहार दे दिया गया कि जेल में जलाद की जगह खाली है, लेकिन किसी ने भर्ती के लिए दरखास्त ही जमा नहीं करवाई। हत्ता के पुराने जलाद के बेटे को तो हमने पेशकश भी की थी कि अगर वो अपने बाप की जगह भर्ती होना चाहे तो हम महकमे से खसूसी इजाजत लेकर बिना किसी टेस्ट या इंटरव्यू के उसे बराह रास्त भर्ती कर लेंगे, लेकिन वो 10 जमात पढ़ चुका है और उसने साफ इनकार कर दिया है कि वो ये काम नहीं करना चाहता। वैसे अब गैर मुस्लिम भी इस काम से कतराने लगे हैं। पहले तो ज्यादातर जेलों के जलाद गैर मुस्लिम ही हुआ करते थे, लेकिन अब इस बेरोजगारी के बावजूद भी कोई इस पेशे से मुंसलिक होना पसंद नहीं करता। दरअसल मौत के तख्ते का लीवर खींचने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है जनाब। सुबह होने से पहले का रात का सन्नाटा बड़ा होलनाक होता है और इस सन्नाटे में लीवर की चरचराहट और तख्ता खुलने का खड़ाक बहुत से कमजोर दिल हजरात का पित्ता पानी कर सकता है। जेलर की बात सुनकर मौजन रशीद को जुजरी सी आ गई। इकबाल बज़ाहिर हमें फांसी की तफसीलात बता रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो बार बार उस लम्हे का जिक्र करके दरअसल अपने लाशऊर में छुपे किसी खौफ को दूर करना चाहता था, जो अंदर ही अंदर जाने कब से उसे डसे जा रहा था। मुझे याद था कि कॉलेज पास करने के बाद मेरे बहुत से दोस्त जो प्री मेडिकल ग्रुप से वाबस्ता थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया तो मैं और काशिफ बहुत अरसे तक अपने पुराने क्लास फेलो से मिलने के लिए उनके हॉस्टल जाते रहे थे। गालिबन तीसरे साल में तिब की पढ़ाई में एक मजमून उन्हें पढ़ाया जाता था। मैंने हॉस्टल की इन मुलाकातों के फारिग लम्हात में इस किताब के बहुत से बाब यूं ही पढ़ डाले थे। ये मजमून तिब के मुख्तलिफ केसेस से मुतल्लिक था और इसमें जुर्म और सजा के बाब में फांसी का भी तफसीलन जिक्र मौजूद था। मुझे वो किताब पढ़ते हुए कई मर्तबा एक अजीब सा एहसास भी हुआ करता कि फांसी जैसा अमल जिसके मुतल्लिक सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सजा की इस्तिलाह में वो भी एक बेहद मकान की शामिल है। हत्ता कि मुझे भी याद था कि मैंने उन्हीं के तिब के रिसालों में कहीं बेहतरीन फांसी की इस्तिलाह भी पढ़ी थी।
طب کے میدان میں اور سزا کی دنیا میں بہترین پھانسی کا تصور یہ تھا کہ قیدی کا گردن کا منکا پہلے ہی جھٹکے میں یوں ٹوٹ جائے کہ اسے زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ اس کے ایک جھٹکے میں بھی سانس کی ڈور ٹوٹنے کے باوجود قیدی کم از کم 8 سے 10 منٹ تک سولی پر لٹکتا ہوا چھوڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ اس دوران بھی وہ دماغی طور پر طب کی اصطلاح میں زندہ رہتا تھا، اور اس کی مکمل دماغی موت کے لیے یہ 8 منٹ کا وقفہ ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس دوران قیدی کی تڑپ اور بے چینی جاری رہتی تھی، اور اس کا کلیہ بھی اسی کتاب میں درج تھا کہ جب تک پھانسی کا رسہ خفیف سی حرکت یا جھول کھاتا رہے تب تک یہ سمجھنا چاہیے کہ قیدی میں زندگی کی چٹکی بھر رمق باقی ہے۔ لیور کھینچنے، تختہ کھلنے اور قیدی کے جسم کے مکمل بوجھ کے رسے سے لٹک کر جھولنے کے اولین لمحے سے لے کر رسے کے مکمل سکوت میں آنے تک کے آخری لمحے کا درمیانی وقت 8 منٹ سے لے کر 10 منٹ تک محیط ہو سکتا تھا، اور اسی درمیانی وقت کو قیدی کے لیے کم سے کم اذیت ناک بنانے کے لیے جیل حکام کا فرض بنتا تھا کہ وہ قیدی کے لیے ایک بہترین پھانسی کا انتظام کریں، اور اس تیاری اور نظام کی جزیات کچھ اس طرح تھیں کہ قیدی کے وزن کے حساب سے رسہ تیار کیا جائے۔ اس میں بنایا گیا پھندا، رسی کی لمبائی اور رسی کی ساخت کا تناسب بہترین ہونا چاہیے۔ رسہ ہمیشہ قیدی کے اس وزن کے مطابق تیار کیا جاتا تھا جو پھانسی سے ایک دن قبل آخری میڈیکل چیک اپ کے وقت قیدی کا ہوتا تھا۔ اسی طرح جلاد کی ڈیوٹی میں بھی یہ شامل تھا کہ وہ ایک دن پہلے تختہ دار کے قبضے وغیرہ جانچ لے کہ تختہ کھلنے میں کسی قسم کی دشواری تو نہیں، لیور کا ہینڈل ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں، عین وقت پر لیور یا تختہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے جواب تو نہیں دے جائیں گے، تختے کے دونوں پٹ ایک جھٹکے سے اور ایک ساتھ کھل رہے ہیں یا نہیں، تختے کے قبضوں کو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ٹھیک طرح سے تیل پلایا گیا ہے یا نہیں، کہیں رسے کی رگڑ یا لکڑی لوہے کے ستون کی کوئی ناہموار سطح رسہ کاٹنے یا ٹوٹنے کا باعث تو نہیں بن جائے گی۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے درجنوں سوال تھے جن کا جواب جلاد اور جیل کے عملے کو مل کر ڈھونڈنا ہوتا تھا، تب ہی کہیں جا کر کوئی پھانسی بہترین پھانسی کہلائی جاتی تھی، اور ان سب باتوں کی براہ راست نگرانی اور ذمہ داری جیل سپرنٹینڈنٹ کی ہوتی۔ اسی لیے اقبال ہمارے سامنے پریشان سی صورت لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس بمشکل 40 یا 42 گھنٹے ہی بچے تھے، اور شاید وہ ابھی تک پوری طرح پھانسی کاٹ ہی تیار نہیں کر پایا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم انسان بیک وقت کتنے نرم ہو اور کتنے سنگدل ہو سکتے ہیں۔ معاشرے کو چلانے کے لیے ہمیں کیسے کیسے دوہرے معیار اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ گھر میں پالے ہوئے اپنے کسی پالتو جانور کی ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جانے والے انسانوں کو بھی کبھی اس بات کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے جیسے جیتے جاگتے انسان کی جان لینے کا کون سا طریقہ اختیار کریں۔ بظاہر اقبال کی پریشانی بجا ہی تو تھی۔ جب ایک انسان کی سانس کی ڈور کا کٹنا ہی مقدر ٹھہرا تو پھر اس میں اتنے تردد کی بلا کیا ضرورت تھی؟ عملہ پورا تھا یا نہیں، انتظامات میں کمی بیشی ہوئی بھی تو کیا، جان لینے کے لوازمات معیار کے مطابق تھے یا غیر معیاری، بھلا ان باتوں سے سیاہ نصیب کی قسمت پر کیا فرق پڑنے والا تھا؟ مقصد تو اس کی جان لینا تھا، پھر بھلا وہ تلوار سے سر قلم کر کے لے لی جائے یا گولی یا پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر، کیا فرق پڑتا تھا؟ ایک لمحے کو تو مجھے اقبال کی ساری باتیں، وہ طوفانی بارش میں بھیگتا سیاہ سناٹا اور بوندوں سے بھیگتے ہمارے وجود، سبھی کچھ ایک بہت بڑا جھوٹ لگنے لگا تھا، جیسے ہم سب اس نظام کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈکوسلا کر رہے ہوں، اور کچھ ہی دیر بعد ہم سب اطمینان سے یہ کہتے ہوئے کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوں گے کہ ہم نے تو اپنے طور پر پوری کوشش کی، لیکن کیا کریں، پورا سسٹم ہی خراب ہے، تو اس میں بھلا ہمارا کیا قصور؟ لیکن بیچارہ جیلر اپنے اندر کے اس فرض شناس افسر کے ہاتھوں مجبور تھا جو اسے اس برستے موسم میں بھی اس بھاگ دوڑ پر مجبور کر رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے
कैदी की जान लेने से पहले तमाम कायदे और ज़ाबित तो पूरे करने ही होंगे। मुझे यकीन है कि उसके अंदर से भी कभी न कभी ये आवाज उठी होगी कि ये किस झंझट में पड़ रही है मियां, चढ़ा दो सोले। यहाँ इस वीराने में किसने आकर ये कायदे और ज़ाबित देखने हैं। खत्म करो ये टंटा। लेकिन अफसोस, फितरत हमें इस गुनाह से भी पूरी तरह लुत्फअंदोज नहीं होने देती, जो सिर्फ हमारे अंदर ही जन्म लेता है और अंदर ही कहीं पनाह हो जाता है। कभी वफा, कभी भरम और कभी फर्शनास जैसे दरअंदाज जज्बे हमें इस मासूम गुनाह का मजा भी किरकिरा करने के लिए जाने कहां कहां से जन्म लेने लगते हैं। जेलर भी इस वक्त ऐसे ही एक मासूम गुनाह और एक बेरहम सवाब के बीच चलती जंग के दरमियान पिस रहा था, और वक्त उसकी बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। सुल्तान बाबा ने कुछ देर तक सारी सूरत हाल पर गौर किया और फिर जेलर से मुखातिब होकर बोले, वाकई सूरत हाल तो काफी गंभीर है, लेकिन जलाद की अदम मौजूदगी में ये फरीजा कौन सा अंजाम देगा। इकबाल ने लंबी सी सांस भरी। वैसे तो मैंने 2 हफ्ते पहले ही हुकाम को जलाद की अदम दस्तयाबी का परवाना लिख दिया था और उन्होंने एक दूसरे करीबी जिले की सेंट्रल जेल के जलाद को बजरिया ऑर्डर पाबंद भी कर दिया है तो मेरी जेल में हाजिर होकर मुझे 48 घंटे पहले रिपोर्ट करे और इस फांसी को तकमील तक पहुंचाए। लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचा। शायद सुबह वाली गाड़ी से पहुंच जाए। दरअसल इस शदीद तूफान और मूसलाधार बारिश ने चंद घंटों ही में बड़ी तबाही मचा दी है। अभी जब हम आपकी तरफ आ रहे थे तो मुझे वायरलेस सेट पर इतला मिली कि कस्बे को बैरूनी दुनिया से जोड़ने वाली सड़क का वाहिद पुल भी पानी से बह गया है और रेलवे ट्रैक भी एक आधे घंटे के बाद काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा, क्योंकि अभी से करीबन 2 मील पटरी का टुकड़ा घुटनों घुटनों पानी में डूब चुका है। आसमान पर बादल जोर से गरजे और दूर किसी वीराने में बिजली का कूंदा इस जोर से लपका कुछ देर के लिए हम सभी नीली रोशनी में नहा से गए। मैंने इस लम्हाती रोशनी में जेलर के माथे पर बारिश की बूंदों के साथ पसीने की चंद बूंदें भी टपकती देखी और फिर अगले ही लम्हे फिर से गुप अंधेरा छा गया। सुल्तान बाबा धीरे से मुस्कुराए। जेलर साहब, लगता है कुदरत भी आपकी इस जमीनी अदालत के फैसले को मानने पर तैयार नहीं है। अरे हाँ, आपने तो ये बताया ही नहीं कि आखिर हमें यहाँ बुलाने का मकसद क्या था, क्योंकि आपकी तमाम बयान करदा मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन जाहिर है कि ये सारे सरकारी काम हैं और इनमें हमारा कोई अमल दखल नहीं हो सकता। इकबाल किसी गहरी सोच में गुम था। सुल्तान बाबा की बात सुनकर चौंक उठा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। दरअसल आपको जहमत देने की वजह भी वही कैदी सिकंदर ही है। उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले उसकी आपसे मुलाकात करवा दी जाए। मैंने और सुल्तान बाबा ने बैक वक्त चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा। आसमान पर बिजली जोर से चमकी। तेज तूफानी हवा ने कुछ पल के लिए बरसात की बौछार का रुख हमारी जानिब कर दिया और हम सब जो पहले ही मस्जिद के बरामदे में तकरीबन दीवार से लगे बैठे थे, एक दफा फिर भीग कर मजीद दीवार के साथ चिपक गए। सुल्तान बाबा ने हैरत से जेलर की जानिब देखा। आपके कैदी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि उसकी मुझसे मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इन आखिरी लम्हात में तो हर कैदी अपने खानदान, अपने प्यारों से मुलाकात का ख्वाहिशमंद होता है। फिर उसने एक अजनबी से मिलने की ख्वाहिश क्यों जाहिर की? इकबाल ने अपनी बरसाती पर जमे हुए बूंदों को झाड़ा। कैदी का इस दुनिया में कोई और रिश्तेदार बाकी नहीं रहा। कम से कम उसका दावा तो यही है। लेकिन अगर आप उसके लिए अजनबी हैं तो फिर ये सवाल अलबत्ता अब भी बाकी है। हो सकता है आपसे मुलाकात के बाद इस रात से पर्दा उठ जाए। जेलर ने हमें यह भी बताया कि उसने अपनी पूरी मुलाजमत में मौत का ऐसा अजीब कैदी नहीं देखा जो अपनी जिंदगी बचाने के अपील के हक में भी नहीं गया, और न ही उसने गुज़श्ता 8 महीने में जब से उसे जेल में लाकर मौत की काल कोठरी में डाला गया है
किसी भी किस्म की कोई फरमाइश या शिकायत की है। यूं लगता है जैसे वो खुद एक एक दिन गिनकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। गोया मौत ना हुई उसकी महबूबा हो गई। जेल के गुज़श्ता रिकॉर्ड से भी इकबाल को ये पता चला कि सिकंदर नामी इस कैदी ने मामूल के लिए जाने वाली रहम की किसी अपील पर दस्तखत नहीं किए थे, वरना कम से कम सदर ममलकत को की जाने वाली अपील के फैसले तक उसकी सांसें भर सकती थीं। और उसकी कम उम्री को देखते हुए इस बात का भी कभी इम्कान था कि शायद उसकी सजाए मौत रहम खाकर उम्र कैद में बदल दी जाती। वो सारा दिन चुपचाप रहता था और शाम से कबल जब काल कोठरियों के कैदियों को आधे घंटे के लिए जिंदान से बाहर टहलाई के लिए निकाला जाता था, उस दौरान भी वो खामोशी से एक जानिब बैठा रहता। शायद ही किसी कैदी या जेल के अमले ने उसे बिला जरूरत कभी बोलते देखा हो। शुरू में जब उसे इस जेल में लाया गया तब सीआईडी वाले रोजाना उससे तफ्तीश के लिए जेल आते थे। सुना है उसका ताल्लुक एक बहुत खतरनाक मुल्क दुश्मन तंजीम से था और इस कैदी के सीने में बहुत से ऐसे राज दफन थे जो अगर सही वक्त पर अफशा हो जाते तो बहुत बड़ी तबाही से बचा जा सकता था। लेकिन सिकंदर की जुबान खुलना थी ना खुली। इस पर मुल्क के एक नौजवान और उभरते हुए साइंसदान के कत्ल का जुर्म साबित हो चुका था और इसी जुर्म की पादाश में वो आने वाली मौत के इंतजार में इस काल कोठरी में पड़ा था, एक एक घड़ी गिन रहा था। जेलर अभी हमें ये सारी तफसीलात बता ही रहा था कि दूर जेल के घंटाघर से 11 मरतबा टन 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 की सी आवाज सुनाई दी। जेल में कैदियों और दीगर अमले को वक्त से मतला रहने और होशियार रखने के लिए एक बहुत बड़ी पीतल की घंटी को हर घंटे के बाद इतनी ही मर्तबा लोहे की एक बहुत बड़ी रॉड के जरिए बजाया जाता था। जितनी मर्तबा घंटी बजती वही दिन या रात का वक्त होता। मतलब ये कि इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। अब 11:30 बजे यानी आधे घंटे के बाद सिर्फ एक टन की आवाज ये जाहिर करेगी कि रात के 11:30 बज रहे हैं। ये सारी तफसील भी हमें जेलर की जुबानी ही पता चली। जेलर ने अपने पास खड़े जेल के हवालदार से कहा, जाकर पता करो दारुल हुकूमत से जिस अफसर ने आना था उसकी कोई खैर खबर पहुंची है या नहीं। मेरी जीप के वायरलेस से कस्बे के बाहर वाली चौकी को भी मतला करो कि अगर वो लोग पुल की दूसरी जानिब पहुंच गए हैं तो महकमा अनहार वालों से कहकर कश्ती का इंतजाम करवाएं और नदी पार करवा के जेल के रेस्ट हाउस में पहुंचा दें। मैं कुछ देर में जेल पहुंचता हूं। हवालदार कुछ हिचकिचाया, लेकिन जनाब रेस्ट हाउस में तो सिर्फ एक ही कमरा कुछ इस्तेमाल के काबिल था और इसमें मकतूल की बेवा अपने 5 साला बेटे के साथ शाम ही से आपके हुक्म के मुताबिक ठहराई गई है। फिर भी अगर आप कहें तो। जेलर ने अपने माथे पर हाथ फेर कर यूं सर झटका जैसे उसे खुद भी अपने बुड़क्कड़पन पर गुस्सा आ रहा हो। ओह हाँ, याद आया। अच्छा ठीक है, उनके लिए मेरे घर का मेहमान खाना तैयार करवा दो। बेवा को वहीं रेस्ट हाउस में ही रहने दो। अब इस बरसती रात में वो बेचारी कहाँ कमरे तब्दील करती फिरेगी। हवालदार सर हिलाकर जल्दी से मस्जिद के बाहर खड़ी जीप की जानिब बढ़ गया। हमारे किसी सवाल से पहले ही इकबाल ने खुद हमें बता दिया कि वो कामे वाला की खुसूसी इजाजत से एक तफ्तीशी अफसर को एक आखिरी कोशिश के तौर पर आज शाम इस कस्बे में पहुंचना था, लेकिन शायद खराब मौसम की वजह से उसे कुछ देर हो गई है। पुलिस के आला तफ्तीशी हुकाम अब भी एक आखिरी उम्मीद रखे हुए थे, शायद अपनी मौत से एक रात पहले ही सिकंदर का दिल पिघल जाए और वो जाते जाते कुछ ऐसा बता दे जो उनकी तफ्तीश में कारामद साबित हो सके और सिकंदर के असल गिरोह की गिरफ्तारी में उनकी मदद कर सके। दूसरी जानिब चूंकि ये कत्ल कसासो दय्यत की मद में दर्ज किया गया था, लिहाजा मकतूल की बेवा को इससे पहले वारिस के तौर पर फांसी देखने के लिए जेल बुलाया गया था। कसासो दय्यत के कत्ल के केसेस में मकतूल के सबसे करीबी बुरसा में से किसी को कातिल की फांसी का नजारा देखने के लिए जेल मदऊ किया जाता था और कातिल को मकतूल के वारिस के सामने ही फांसी पर लटकाया जाता था।
वारिस को फांसी से आखिरी लम्हे कबल तक कातिल की सांसें बख्श देने का इख्तियार भी होता था, चाहे वो ये सांसें कसास की रकम के एवज ही क्यों ना हो। लेकिन इस सिकंदर नामी कातिल की फांसी देखने के लिए मकतूल जावेद नामी शख्स की बेवा नाइला अपने 5 साला बेटे के साथ हजारों मील का सफर तय करके बैरूनी मुल्क से इस पसमानदा कस्बे तक पहुंची थी, क्योंकि उसके शौहर के कत्ल के बाद हिफाजत के नुक्ता नजर से उसके वालिदैन ने उसे मुल्क से बाहर भिजवा दिया था। इकबाल के बकौल उसका ख्याल ये था कि इतनी दूर से मकतूल की बेवा अपने शौहर के कातिल को फांसी देखने नहीं पहुंचेगी। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब आज शाम ही बारिश से कुछ कबल नाइला अपने इकलौते बेटे समेत इस कस्बे के स्टेशन पर सिर्फ एक सूटकेस के साथ खड़ी जेल की गाड़ी का इंतजार करती हुई उन्हें मिली। जेलर के एक सवाल के जवाब में कि नाइला ने हजारों मील का ये सफर किस लिए तय किया, क्योंकि फांसी तो उसकी गैर मौजूदगी में भी तय पा जाती। नाइला ने सिर्फ इतना ही कहा था कि वो इस फांसी का सदियों से इंतजार कर रही है और उसे तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक वो अपनी आंखों के सामने अपने शौहर के कातिल को फांसी के फंदे पर झूलते हुए नहीं देख लेगी। बकौल इकबाल उसने आज तक इतने आहनी असाब वाली लड़की नहीं देखी थी, क्योंकि अभी तक मकतूल की बेवा कम उम्र ही थी। न जाने उस बेचारी ने इस नौजवानी ही में ये बेवगी का दाग कैसे झेला होगा। कुछ ही देर में हवालदार ने आकर खबर दी कि बड़े शहर से अफसर आ गया है, लेकिन उसने आते ही जेल में कैदी से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। वो कहता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है, लिहाजा वो मजीद एक लम्हा जाया किए बिना कैदी से मिलकर अपनी तफ्तीश का आगाज करना चाहता है। जेलर ये सुनते ही जल्दी से खड़ा हो गया। ठीक है, हम यहां से सीधे जेल ही जाएंगे। और हाँ, उस जलाद का क्या बना, वो पहुंचा कि नहीं? हवालदार ने अपनी टोपी सीधी की। नहीं जनाब, जलाद का फिलहाल कुछ अता पता नहीं है। जेल के 2 सिपाही कश्ती समेत टूटे हुए पुल के करीब पूरी रात जलाद का इंतजार करेंगे, ताकि रात के किसी भी पहर अगर वो कस्बे तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो हमारा अमला उसे लेकर सीधा जेल पहुंचा दे। जेलर ने लंबा सा हनकारा भरा और सुल्तान बाबा से वापसी के लिए इजाजत चाहिए। पता नहीं इस लम्हे अचानक ही मेरे जहन में एक अजीब सी सवाल ने कहीं से सर उबारा और मैं अपनी ख्वाहिश को जुबान पर आने से रोक नहीं पाया। जेलर साहब, क्या ये मुमकिन है कि आपके इस कैदी को मैं आज रात ही देख पाऊं? कल तो उसकी सांसों का मियाद बिल्कुल ही मुख्तसर होगी। जाने उस वक्त वो अपने हवास में भी होगा या नहीं। मेरा फरमाइशनुमा सवाल सुनकर इकबाल शशुपनी में पड़ गया। मुझे तो कोई एतराज नहीं, क्योंकि बहरहाल सिकंदर एक खतरनाक कैदी है, जिसके आखिरी लम्हे तक कड़ी निगरानी के अहकामात हमें बहुत पहले मासूल हो चुके हैं। मैंने इकबाल की तरफ देखा। लेकिन जेल में इस कैदी का हर इंतजाम आपके जिम्मे है। इसे किससे मिलने की इजाजत हो सकती है और किससे नहीं, इसका फैसला शायद सिर्फ आप ही कर सकते हैं, या फिर वो कैदी खुद। आप पर आला हुकाम का दबाव तो जरूर होगा, लेकिन फर्ज करें कि किसी भी वजह से अगर आप इस तफ्तीशी अफसर को भी इस कैदी से मुलाकात की इजाजत देने से इनकार कर दें तो कोई लाख सर पटके लेकिन कैदी की कोठरी तक नहीं पहुंच सकता। लिहाजा आपका इख्तियार तो अपनी जगह कायम है। जेलर कुछ देर तक मेरी जानिब गौर से देखता रहा, फिर जाने क्या सोचकर उसने हथियार डाल दिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। मैंने सुल्तान बाबा की जानिब इजाजत अमीज नजरों से देखा। जाओ मियां, तुम भी उस बदनसीब को देख आओ, लेकिन याद रहे, जब जब जो होना होता है तब तब सो होता है। मैंने चौंक कर सुल्तान बाबा की आंखों में कोई तहरीर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी आंखें बंद करके फिर से तस्बीह पढ़ने में मसरूफ हो चुके थे। मैं जेलर इकबाल और उसके हवालदार के साथ बारिश में भीगता हुआ मस्जिद के बाहर खड़ी जीप की जानिब बढ़ गया। जीप का ड्राइवर, जो बारिश की खुनकी से बचने के लिए अपनी बेड़ी सुलगाए सुकड़ा सिमटा सा जीप में बैठा था, हमें देखकर फौरन चाकू चुबंद हो गया
और हमारे बैठते ही एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। कस्बे की वाहिद मरकजी सड़क और आसपास की गलियां सब जल थल थीं। कुछ भीगे और सर्दी से कपकपाते आवारा कुत्तों ने जीप की आवाज सुनकर चौंक कर सर उठाया और फिर भौंक कर पीछा करने की सकत ना पाकर सिर्फ घरा कर ही चुप हो गए। कुछ ही देर बाद जीप ने कस्बे की आखिरी गली को भी पीछे छोड़ दिया। धूप अंधेरे में दूर कहीं लपकती नीली बिजली के झमाके में मुझे एक बहुत बड़ी किलानुमा इमारत की झलक किसी नीली रोशनी में नहाए हुए ह्योले की तरह दिखाई दी। ठीक उसी लम्हे मेरे जहन में भी एक चमाका हुआ और फिर मुझे वही पुराना एहसास बुरी तरह ढसने लगा कि मैंने पहले भी कभी कहीं ना कहीं ये इमारत देखी है। मेरे सर में शदीद दर्द की एक लहर सी उठी और फिर चंद लम्हों ही में हस्बे मामूल सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। जीप जेल की इमारत के सामने जाकर रुक गई। पुराने किले की तर्ज की वो जेल इस वक्त अंधेरे में डूबी हुई थी। शायद बिजली का राब्ता मुनक़ता था। बुर्जियों पर खड़े मुहाफिजों ने बर्क रफ्तारी से अपनी बड़ी बड़ी मिशल नुमा टार्चें रोशन करके पहले ऊपर ही से अपना इत्मीनान किया और फिर जल्दी से अंदरूनी दरवाजे की जानिब किसी को बड़े जेलर की आमद की इत्तला दी। अंदरूनी संतरी ने अपने इत्मीनान के लिए जेल के मरकजी दरवाजे में बनी लोहे की छोटी सी दराजनुमा खिड़की से एक बार हमारा जायजा लिया और फिर छोटा दरवाजा खोल दिया। जेल का कमरा मरकजी गेट के साथ ही वाक़या था, जिसके बाद एक और बड़ा सा आहनी गेट था, जिसके बाद जेल की असल इमारत शुरू होती थी। लेकिन इकबाल ने अपने हवालदार को मुझे इसी बरामदे में वाक़या डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बिठाने का कहा और खुद अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। शायद वो तफ्तीशी अफसर से पहले मुलाकात करके उसे मेरे बारे में बताना चाहता हो। कुछ ही देर बाद हवालदार ने आकर मुझे बताया कि सिकंदर नामी कैदी को तफ्तीश के लिए बने खसूसी कमरे में पहुंचा दिया गया है और बड़े जेलर साहब मेरा वहीं इंतजार कर रहे हैं। मैं हवालदार की सरबराही में जेल का अंदरूनी बड़ा गेट पार करके जेल की अंदरूनी दुनिया में दाखिल हो गया, जहां सबसे पहले नहायत एहतियात से 3 मरतबा मेरी तलाशी ली गई और फिर हम जेल की राहदारियों से होते हुए आगे बढ़ने लगे। जेल की तमाम इमारत एक अजीब से जासियत ज़दा अंधेरे में डूबी हुई थी। लगता था जैसे पूरी इमारत पर किसी भयानक असेब का साया हो। दिन भर के थके हारे कैदी अपनी कोठरियों और बैरकों में एक दूसरे से उलझे पड़े सो रहे थे। अलबत्ता फांसी गेट की जानिब बनी गार कोठरियों से जोर जोर से कुरान और तस्बीह पर अल्लाह की आवाजें सन्नाटे को चीरती हुई आ रही थी। मुझे एक बार फिर से मौत और मजहब के सजीव से ताल्लुक ने उलझा सा दिया। आखिर सिर्फ मौत या मौत का तस्वुर ही हमें मजहब के करीब होने पर क्यों मजबूर करता है? या सिर्फ मौत के बाद मिलने वाली सजा का खौफ ही हमें मजहब को अपनाने पर मजबूर करता है? हम खुशी में और अपनी मर्जी से किसी सजा के खौफ या किसी जजा के लालच के बिना मजहब को क्यों अपना नहीं सकते? क्या हमें दुनिया में सिर्फ इस खौफ का सामना करने के लिए भेजा गया था जो इंसानी मौत और उसके बाद मिलने वाली सजाओं से मुतल्लिक था? हमें अपनी खुशी से बंदगी का अख्तियार क्यों नहीं दिया गया? मैं इसी सोच में मुब्तला था कि अचानक हवालदार ने एक राहदारी के आखिर में बनी हुई लोहे की सीढ़ियों के करीब रुककर मुझे ऊपर चढ़ने का इशारा किया और खुद नीचे बरामदे ही में कांधे से अपनी बंदूक उतार कर बड़ी तेजी से पहरा देने के लिए ठहर गया। मैं लोहे की बनी हुई सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचा तो खुद को एक गोल कमरे में पाया। सीढ़ियां बहुत ऊंची थीं और मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे इस वक्त 3री मंजिल के बराबर ऊंचाई पर होना चाहिए था। ये गोल कमरा दरअसल नीचे से आती हुई दीवार ही का तसलसल था। बस यूं समझ लीजिए कि मैं एक बहुत बड़े तनूर के दहाने पर मौजूद था। जेलर इकबाल भी ऊपर मौजूद था और नीचे की मंजिल में जहां इस तनूर का पैंदा था वहां निचले गोल कमरे में एक शख्स कमरे में पड़ी 2 कुर्सियों में से एक पर यूं बैठा हुआ था कि उसके हाथ कुर्सी के पीछे मोटी रस्सी के जरिए बांधे हुए थे। यही नौजवान सिकंदर नामी वो कैदी था
جس کا ذکر میں شام سے سن رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں بالکل چکنی تھیں، اتنی کہ کوئی لاکھ کوشش بھی کرتا پر اس کا ان دیواروں سے چپک کر اوپر چڑھنا ناممکن تھا۔ اور پھر اس پر یہ وہ گول کمرہ، جیسے جیسے بلند ہوتا جاتا تھا ویسے ہی چاروں طرف سے مزید تنگ ہوتے ہوتے چھت تک صرف ایک گول دہانہ سا رہ گیا تھا۔ شاید یہ سارا انتظام قیدیوں کے ذہن میں اٹھنے والے فرار کے کسی بھی خیال کو پوری طرح کچلنے کے لیے کیا گیا تھا۔ میں جیلر اقبال کے ساتھ ہی بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ویسے بھی اوپر کی گولائی میں بامشکل 2 کرسیاں رکھنے ہی کی گنجائش تھی۔ کچھ ہی دیر میں پینٹ اور کوٹ میں ملبوس ایک 40-45 سالہ شخص اندر داخل ہوا۔ جیلر نے آہستہ سے مجھے بتایا، یہ راحیل صاحب ہیں، تفتیشی افسر SSP راحیل۔ اس وقت نیچے گول کمرے میں بہت سی موم بتیاں روشن تھیں، جن کے ملبجی اجالے میں نے راحیل صاحب کو بغور دیکھا۔ چہرے پر نظر کا سنہرا فریم، ہونٹوں میں سگار، بال سلیقے سے بنے ہوئے مجھے وہ روایتی پولیس والوں سے کافی مختلف دکھائی دیے۔ اتنے میں اچانک جیل کی بجلی واپس آ گئی اور نیچے گول کمرہ روشن ہو گیا، جبکہ اوپر والے حصے کی بتیاں شاید جیلر نے پہلے ہی بجھا رکھی تھیں۔ اس لیے ہم دونوں مزید اندھیرے میں چلے گئے۔ اوپر سے لوہے کی جالیوں میں سے نچلے گول کمرے میں جھانکتے ہوئے مجھے بالکل یوں محسوس ہوا جیسے ہم کسی اندھیرے سینما ہال میں بیٹھے روشن اسکرین پر کوئی فلم دیکھ رہے ہوں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سینما کی اسکرین سامنے ہوتی ہے اور یہاں اسکرین دیکھنے کے لیے ہمیں نیچے کی جانب جھانکنا پڑ رہا تھا، اور ہمارے درمیان لوہے کی وہ موٹی سی جالی نما کھڑکی بھی حائل تھی جس نے اس تنور کے دہانے کو ڈھک رکھا تھا۔ تفتیشی کمرے میں روشنی کے لیے 1000 وولٹ کا بجلی کا صرف ایک بلب کمرے کے وسط میں کچھ ایسے زاویے سے لٹکایا گیا تھا کہ اس کی براہ راست روشنی صرف قیدی کے چہرے پر ہی پڑ رہی تھی۔ اچانک روشنی سے قیدی کی آنکھیں چندیا سی گئیں، پھر اس نے دھیرے دھیرے اپنی میچی ہوئی آنکھیں کھولیں اور راحیل صاحب کی طرف دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ چلیں، شکر ہے آپ کے آنے سے کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن ان بجھے چراغوں میں روشنی تو آئی، ورنہ میں تو شاید اس ملک کو روشن دیکھنے کی حسرت ہی میں جان دے دیتا۔ ویسے سنا ہے کہ 2009 تک ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو مبارک ہو راحیل صاحب۔ راحیل صاحب سمیت میں اور جیلر بھی سکندر کا یہ جملہ سن کر چونک گئے۔ راحیل صاحب نے سگار کا لمبا سا کش لیا۔ گزشتہ 15 مہینوں سے جیل میں بند ہونے کے باوجود تمہاری معلومات کا ذخیرہ قابل ستائش ہے۔ سکندر نے تن سے راحیل کی جانب دیکھا۔ جیل میں بند ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ انسان اپنی آنکھیں بھی بند کر لے۔ ویسے آپ کا بھی قصور نہیں ہے، پولیس والوں کو عام طور پر آنکھیں بند کر لینے کی عادت ہوتی ہے۔ راحیل صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ بہت تلخی ہے تمہارے لہجے میں، لیکن یاد رکھو سب پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ سکندر کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک کہا آپ نے، واقعی سب ایک سے نہیں ہوتے، جو بھی ملا پچھلے سے کچھ بدتر ہی نکلا۔ ویسے ہمیں تو آنکھیں کھلی رکھنی ہی پڑتی ہیں راحیل صاحب۔ ویسے ہم آپ جیسے بڑے افسر تو نہیں ہیں کہ جنہیں ہر ماہ کے آخر میں گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ کرنے کی بھی تنخواہ مل جائے۔ جنہیں اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہوتی ہے، انہیں آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔ راحیل صاحب نے سگار منہ سے نکالا۔ کن حقوق کی جنگ کی بات کر رہے ہو تم؟ سچ تو یہ ہے کہ چند ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو تم لوگ۔ جانے یہ کیسا برین واش ہے کہ خود اپنی موت کو گلے لگانے کو ترستے ہو۔ یہ جانے بغیر کہ تمہاری اس قربانی کی کوئی وقت نہیں ہے تمہارے آقاؤں کی نظر میں۔ سکندر نے لمبی سی جمائی لی۔ اچھا بول لیتے ہیں آپ، ضرور کالج اور یونیورسٹی میں تقریری مقابلوں میں اول آتے رہے ہوں گے۔ راحیل صاحب نے سکندر کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ اسکول اور کالج میں تم بھی انتہائی غیر معمولی طالب علم رہے ہو۔ میٹرک میں ٹاپ کرنے پر تمہیں صدارتی وظیفہ بھی دیا گیا تھا۔
کیا تم نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بڑے ہو کر ایک دہشت گرد بنو گے؟ جانے اس دہشت گرد لفظ میں ایسا کیا تھا کہ سکندر تڑپ کر رہ گیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور رسی سے بندھے ہاتھ کمر کے پیچھے بل کھا کر رہ گئے۔ اس نے تقریباً غراتے ہوئے کہا، اپنے اپنے نظریے کی بات ہے جناب۔ آپ کی نظر میں ایک دہشت گرد ہوں، جبکہ میری نظر میں آپ کا محکمہ راشی اور بے ایمان لوگوں کا گڑھ ہے۔ مجھے قدرت نے زیادہ موقع نہیں دیا ورنہ آپ کے محکمے کی اچھی خاصی صفائی کر جاتا۔ اس بار رحیل صاحب دل ملا کر پلٹے۔ چند غلط لوگوں کا الزام سارے محکمے کے سر دھرنا سراسر بے وقوفی ہے، اور پھر ٹھیک اور صحیح کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اس کے لیے نظام موجود ہے۔ سکندر نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ کیا آپ کا محکمہ اور اس کا نظام؟ مت بھولیے کہ اس وقت جو آپ یہاں کھڑے میرا وقت برباد کر رہے ہیں، اس کی اجازت بھی آپ کو صرف اسی دہشت گرد کی مرضی سے ملی ہے، ورنہ مجھے اجازت تھی کہ میں اپنا یہ آخری وقت جیسے بھی چاہوں صرف کر سکتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کوٹھری میں پڑے پڑے بور ہوتا رہوں گا، چلو کچھ تفریح ہی صحیح، ورنہ میں نہ چاہوں تو آپ مزید ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ تو ایک دہشت گرد کی آخری دین سمجھ کر اس قیمتی وقت کی قدر کیجیے۔ مجھے آپ کے لیکچر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اور اقبال جیلر دم سادے سکندر اور راحیل صاحب کے لفظوں کی یہ جنگ سن رہے تھے۔ راحیل صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کر سکندر کے قریب آ گئے اور پھر اس کی کرسی پر جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، ٹھیک کہا تم نے، مجھے مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہاری تنظیم نے تمہاری پھانسی کے وقت ملک کے کس شہر میں اور کتنے بم دھماکے کرنے کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ راحیل کا سوال سن کر سکندر نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ تو آخر کار دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ یہ آپ جیسے سی ایس پی آفیسر جو چند کتابوں کا رٹا لگا کر مقابلے کا امتحان پاس کر لیتے ہیں، وہ آخر اپنے آپ کو اکلے کل کیوں سمجھنے لگتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ میری موت سے ایک رات پہلے سگار کے کش لیتے ہوئے آئیں گے اور مجھ سے وہ سب جان لیں گے جس کی کھوج میں آپ کا پورا محکمہ جانے کتنے برسوں سے سرگردہ ہے؟ کاش آپ لوگوں کو سی ایس پی کے بعد عام فہم کی بھی کچھ ٹریننگ دے دی جاتی تو اچھا ہوتا۔ راحیل صاحب نے بہت سکون سے سکندر کی ساری تانہ زنی برداشت کی۔ تو گویا تمہیں ملک میں لیے جانے والے مقابلے کے امتحان کے طریقہ کار سے بھی کچھ اعتراضات ہیں۔ جہاں تک میں نے تمہارا ریکارڈ دیکھا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ خود تم نے بھی BA کے بعد CSS کے لیے اپلائی کیا تھا۔ کیا تمہاری اس تلخی کی وجہ تمہاری اپنی ناکامی تو نہیں؟ سکندر زور سے چلایا۔ نہیں، میں ناکام نہیں ہوا تھا۔ تحریری امتحان میں میرے بہت اچھے نمبر تھے، لیکن زبانی امتحان لینے والوں کو شاید میری صورت پسند نہیں آئی، یا پھر ان میں سے کوئی ایک صبح اپنی بیوی سے لڑ کر آیا تھا۔ تبھی انہوں نے مجھ سے کچھ ایسے غیر متعلق اور اوٹ پٹانگ سوال پوچھے جن کا نہ سر تھا نہ پیر، یا پھر شاید جس ایک سیٹ پر مجھ میں اور ایک وزیر کے بیٹے میں مقابلہ تھا، اسے مجھ سے چھیننے کے لیے انہیں مجھ سے افریقہ کے جنگلوں میں پائے جانے والے خاص جھینگے کی نسل بتانے جیسے سوالات ہی کرنے چاہیے تھے، جن کا میرے تحریری امتحان کے مضامین سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ باقی 150 کے قریب امیدواروں میں سے بھی کسی کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، لیکن صرف اس وزیر کے بیٹے کو نہ صرف اس جھینگے کی نسل معلوم تھی، بلکہ اس نے تو جھینگے کا شجرہ نسب بھی فر بیان کر دیا۔ نتیجتاً وہ اگلے مہینے اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہو گیا اور میرا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست سے خارج۔ راحیل صاحب نے پھر سے سگار کا لمبا سا کش لیا۔ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، لیکن تم نے دوبارہ کوشش بھی تو نہیں کی۔ یقین کرو، میں خود ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں بھی اسی نظام کے تحت لیے جانے والے امتحان کے ذریعے پاس ہو کر پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ تمہاری شکایت اپنی جگہ۔
सिकंदर ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। मेरी शिकायत अब भी अपनी जगह है। आप खुद ही बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि बरसों मेहनत करने वाले और प्रोफेशनल कॉलेजों से बरसों की पढ़ाई के बाद निकलने वाले डॉक्टर और इंजीनियर इस माशरे में मामूली क्लर्कों का दर्जा पाते हैं, जबकि एक सादा BE पास लड़का चंद महीनों में 2-4 किताबें रटकर आला अफसर बन जाता है और अपने रट्टे के बल पर कामयाब होकर कौम की किस्मत का फैसला करने लगता है। कभी उन अफसर बन जाने वालों में से भी किसी ने इन मज़ामीन के बारे में पूछने की जहमत भी की है, लेकिन अगर कोई पूछे तो उसे पता चलेगा कि एक लफ्ज भी याद नहीं होता उन अफसराने बाला को। फिर ये मुकाबले का इम्तिहान सिर्फ यादाश्त और रट्टे का मुकाबला ही हुआ ना। और फिर हम गरीबों का हाफजा तो पहले ही फाकों और परेशानियों की वजह से कमजोर और खराब हो चुका होता है। सो गरीब का बच्चा क्लर्क पैदा होता है और क्लर्क ही मर जाता है। ठीक है, मुकाबले के इम्तिहान के तरीक़ाकार में कुछ खामियां हो सकती हैं और इन खामियों को दूर करने के लिए वज़रिया कलम जद्दोजहद भी की जा सकती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हमारी नौजवान नस्ल बंदूक उठाकर सड़कों पर आ जाए। सिकंदर ने जोर से सर झटका। मासूम और बेगुनाह लोग, गलत फहमी है आपकी। मेरी तंजीम ने आज तक सिर्फ करप्ट, राशि और बेईमान लोगों के खिलाफ ही एक्शन लिया है। हम सिर्फ इस गलीज माशरे की सफाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और मेरा ज़मीर आज फांसी से एक रात कबल भी बिल्कुल मुतमईन है कि मैंने अपना फर्ज निभाया है और बस। रहील साहब ने तासुब से हाथ मले। काश मैं इस आखिरी वक्त में ही तुम्हारी आंखों पर पड़ा ये पर्दा उठा पाता। बहरहाल मैं तुम्हें आज रात का वक्त मजीद दे रहा हूं। एक बार फिर सोच लो, कल की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। जाने से पहले कफारा अदा कर जाओ तो बहुत सौ का भला हो जाएगा और शायद तुम्हारी बख्शिश भी। राहिल साहब वापसी के लिए पलटे। सिकंदर ने उनके जाते जाते फिक्रा कसा, अगर आपकी नजर में मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं तो फिर ये जान लीजिए कि सारी उम्र के गुनाह के दागों को ये एक आखिरी सजदा भी भला क्या धो पाएगा। कम अज कम ऐसे मशवरे देकर मेरे गुनाह को बेलज्जत न कीजिए। आप जिस मेडल की तलाश में मुझ तक पहुंचे हैं, कम अज कम मैं अपने कांधों पर चढ़कर आपको इस तमगे तक नहीं पहुंचने दूंगा।